मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल कार्य करे सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल कार्य करे सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय होए। सभी को प्रणाम। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस त्रिवेणी संगम में आप सभी का हार्दिक स्वागत। संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा, इन तीनों संस्थाओं के माध्यम से जॉइंट इवेंट होती है और दुनिया के अलग अलग ट्रेनर अपनी अपनी सेवाएं देते हैं। तो आज के जो विशेष अतिथि प्रशिक्षक जो है मुंबई से, इसके पहले भी उन्होंने बहुत सुंदर क्लास लिया है न्यूज और डाइट सिस्टम पे, और खुद की अनुभूति है। और खुद की अनुभूति होने के बावजूद वो अनेक लोगों तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे हमारे प्रदीप जी शाह सर, जो इलेक्ट्रिक इंजीनियर है, डिजाइन एंड डेवलपमेंट में क्षेत्र में काम किया है। वर्तमान में इंडस्ट्रीज इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। आयु 60+ है और बचपन से ही अनेक छोटी मोटी बीमारियों से पीड़ित है। लगभग 40 वर्षों की आयु में उच्च रक्तचाप का पता चला। बाद में कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह का निदान हुआ। योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम की कोशिश करने से उन्हें थोड़ा रिलीफ मिला, और अभी जो चमत्कारिक परिणाम है वो ये न्यू सिस्टम डाइट के वजह से उनको मिला है। और यही संदेश जन जन तक वो पहुंचाते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। अनेक विषयों पे प्रवचन, सेमिनार उन्होंने लिया है। तो ऐसे हमारे प्रदीप शाह सर का हम तहे दिल से ताली बजा के यहाँ पे हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। प्रदीप सर, यू आर वेलकम टू दिस त्रिवेणी संगम। और सभी साधक जो देश प्रदेश से जुड़े, उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत। और ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हम प्रदीप सर को सुनना चाहते हैं, तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज का सेशन आप शुरू कर सकते हैं। प्रदीप सर। ओम अर्हम। ओम अर्हम। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। प्रणाम। अभी ये जो श्रृंखला है उसका पार्ट 1 तो हमने कर दिया है, और पार्ट 1 में हमने देखा है कि पूरा समाज जो है, पूरा विश्व जो है बीमार है। वो हाईली टेक्निकल कंट्री जैसे अमेरिका हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, बहुत ही गरीब पिछड़े वर्ग जो है अफ्रीकन कंट्रीज हो, या भारत जैसी कंट्री जो आध्यात्मिक भी है, पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, साइंटिस्ट हो, साधु संत महात्मा हो, वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो या जैन हो, सभी बीमार हैं। इतनी भिन्नता होने के बावजूद, विज्ञान ने इतनी प्रगति की, फिर भी हम इतने बीमार हैं। इतनी सारे हॉस्पिटल्स हमने बनाए, 5 स्टार 7 स्टार डायग्नोसिस सेंटर बनाए, बहुत कुछ किया है हमने, लेकिन हमने देखा है कि सभी जो है बीमार है, रुग्ण है, पीड़ित है, दुखी है, और उनका अंत भी इसी में होता है, स्वस्थ मृत्यु या समाधि मृत्यु यहाँ नहीं होता है। हर कोई बेहोशी में अस्पताल में जाता है, जन्म भी अस्पताल में, अंत भी अस्पताल में, और बीच में पता नहीं कितनी बार हम इमरजेंसी में अस्पताल जाते रहते हैं। और सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जीव मनुष्य, वही सबसे ज्यादा बीमार है। तो अभी आगे देखते हैं
कि प्रकृति की क्या व्यवस्था है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रोग्राम बहुत बड़ा होता है। छोटा करने में ज्यादा मेहनत लगती है, बड़ा करने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ तक तो हमने पहले देखा था। और इसके बाद हमने ये भी देखा था कि भैया बीमारियों को कैसे निकाला जाए, दवाइयों से या डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करने से। तो यहाँ तक तो हम पहुंचे थे, और इसके आगे भी हम गए थे। हमने ये भी समझा था कि प्रकृति ने 84 लाख जीवों की उत्पत्ति जो हमारे शास्त्र में कहे हैं, सभी को जीने का समान अधिकार दिया था। सबसे बुद्धिमान मनुष्य को प्रकृति ने ट्रस्टी जैसे बनाया था कि ये सभी जीव अगर कोई तकलीफ में है तो उसकी देखभाल करना, उनका शोषण मत करना। लेकिन मनुष्य जो है सबसे बुद्धिशाली जीव है, उसने यही सोचा कि सभी जीव मेरे लिए है और मैं उनका मालिक हूं, और उन्होंने शोषण चालू कर दिया। जब चाहे तब मैं उनको मार सकता हूँ, खा सकता हूँ, दवाइयाँ बना सकता हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट कर सकता हूँ, मेरी कमाई कर सकता हूँ। इनकी जब चाहे तब मैं बिस्ती बढ़ा दूंगा, जब चाहोगे तब इसकी बिस्ती खत्म कर दूंगा। और इसी के कारण आज ऐसी हालत आ गई है कि मनुष्य खुद तो दुखी है, लेकिन उसके आसपास में रहने वाले जितने भी जीव है सभी दुखी है, पीड़ित है, क्योंकि हम हमारे स्वार्थ के लिए इन सभी जीवों का शोषण करते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हैं। हम सभी पंच तत्वों से बने हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश। हमारा खान पान भी ये पंच तत्वों से बना है, और अंत में हम फिर से ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे, विघटन हो जाएंगे। तो अभी ये पंच तत्वों में कितनी डाइट सिस्टम बनी है वो समझते हैं। एक तो जो है, कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हवा और सूर्य की गर्मी पे रहते हैं, उसे हम ब्रिदेरियंस कहते हैं। ऐसे लोग आज भी हैं, मैं उनके साथ रहा हूं। कुछ खाते नहीं पीते नहीं, लेकिन हमारे से ज्यादा बलशाली और शक्तिशाली है, थकते नहीं है, लेकिन उनका हम बात नहीं करेंगे। और दूसरे लोग जो है, जो पानी लेके भी जीते हैं, फास्टिंग करते हैं, वो तो हमारे बीच में रहते हैं आज भी। फास्टिंग के बहुत सारे त्योहार होते हैं जब लोग पानी पे रहते हैं, या बिना पानी भी रहते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, तो वो भी हम जानते हैं। कुछ लोग जो है पंच तत्वों में से जो प्रकृति माँ ने जो बनाया है, अपने आप से बनाया है हमारे लिए, फल है, सब्जियां है, पत्तियां है, वो खाते हैं। और पिछले 6 साल से ज्यादा, 6.5 साल, 6.25 साल से भी ज्यादा मैं इसी खुराक पे हूँ, प्राकृतिक खुराक पे हूँ, और आपके समक्ष आया हूँ। और कुछ लोग जो है मांसाहार करते हैं, नॉनवेज। कुछ वेजिटेरियंस होते हैं। अभी वेजिटेरियन में भी दो कैटेगरी हुए। कुछ वेजिटेरियन जो है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, और आज के तारीख में बहुत सारे ऐसे वेजिटेरियन हैं जो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग करते हैं। उसे हम वीगन कहते हैं। वीगन वो है जो कुछ भी पशुजन्य खुराक कोई भी स्वरूप में नहीं लेते हैं, और अपने खान पान में तो नहीं लेते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में भी नहीं लेते हैं। जैसे लेदर का बेल्ट है, कॉस्मेटिक्स है, या ऐसी कुछ चीज है जहां पशुजन्य हिंसा होती है या उनका यूज होता है, तो वो उसका यूज नहीं करते हैं। उसे हम वीगन्स कहते हैं। और बाकी जो है, कोई बोलते हैं हम तो घर का ही खाते हैं, बाहर नहीं खाते, ऐसे लोग भी हैं। कोई है जंक फूड है, वीकेंड है तो जंक फूड होंगे, या तो रात को 11 बजे खाने वाले लोग भी तो बहुत सारे दिन ब दिन बढ़ते हैं। और आज की तारीख में पैक फूड टीन का जमाना आ गया है। मॉल में गए, पूरे क्रेट की क्रेट भर के लेके आते हैं। और बाकी टॉक्सिक डाइट है, जिसकी हम आज चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। तो इतने सारे डाइट सिस्टम हैं। पहली डाइट सिस्टम प्राकृतिक भोजन, प्रकृति के नजदीक है। दूसरी भी प्रकृति के नजदीक है। तीसरी भी प्रकृति के नजदीक है। और जैसे जैसे हम पीछे जाते हैं, वैसे वैसे हम प्रकृति से भिन्न होते जाते हैं। और जितना जितना हम प्रोसेसिंग करते हैं, जितना जितना डाइल्यूशन करते हैं, उतनी ज्यादा बीमारियां हमारे साथ रहती हैं, क्योंकि पहली, दूसरी और तीसरी प्रकृति के नियम के करीब है, इसलिए वहां स्वास्थ्य पाना सहज है। अभी हम सब जो है जानते हैं कि
पशु हिंसा बहुत बड़ी अमाउंट में हो रही है। अब बहुत लोगों की इच्छा होगी कि जानवरों के साथ हिंसा नहीं होनी चाहिए, नॉनवेज कम होना चाहिए, क्योंकि बहुत बढ़ रहा है और भी बढ़ रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं और आप इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। अभी हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकृति के नियम के अनुसार क्या हमारा शरीर पशुजन्य खुराक लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में लेने के लिए बना है कि नहीं, प्रकृति के नियम के अनुसार। तो पहले जो है हम नॉनवेज की बात करेंगे। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई भी मांसाहारी जीव जब पैदा होता है तभी उसकी आंखें बंद होती है। शाकाहारी जीव पैदा होता है तो उसकी आंखें खुली होती हैं। मनुष्य की भी आंखें खुली होती हैं। कोई भी मांसाहारी जीव, उसका मुंह बहुत चौड़ा खुलता है, उसके दांत नोकीले होते हैं। शाकाहारी जीव है, उसका मुंह इतना कम, उसका कम खुलता है, उसके ज्यादातर दांत चबाने के लिए होते हैं। मनुष्य का भी मुंह बहुत कम खुलता है और ज्यादातर दांत उसके चबाने के लिए हैं। कोई भी मांसाहारी जीव जो है अंधेरे में लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। शाकाहारी जीव लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है, मनुष्य भी लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है। कोई भी मांसाहारी जीव है, उसके नाखून जो है, पंजे जो है, नाखून जो होते हैं नोकीले होते हैं। शाकाहारी जीव के नाखून जो होते हैं अपने बचाव के लिए होते हैं, अपनी संरक्षण के लिए होते हैं, अटैक के लिए नहीं होते हैं। मनुष्य के भी नाखून जो है अपने बचाव के लिए हैं। कोई भी मांसाहारी जीव जो है पानी जो है जीवा बाहर निकाल के पानी अंदर लेता है। शाकाहारी जीव जो है पानी चूस के पीता है, मनुष्य भी पानी चूस के पीता है। कोई भी मांसाहारी जीव जो है उसकी जो लार्ज इंटेस्टाइन या उनकी जो आंतें होती है, छोटी आंत बड़ी आंत, वो बहुत छोटी होती है और उनका सलाइवा जो है एसिडिक होता है। शाकाहारी जीव है, उसकी आंतें बहुत लंबी होती है, छोटी और बड़ी दोनों मिलकर बहुत लंबी होती हैं और उनकी सलाइवा जो होती है वो अल्कलाइन होती है। मनुष्य की भी आंतें लंबी है और उनका सलाइवा जो है अल्कलाइन है। कोई भी मांसाहारी जीव को कुदरत ने उतनी ताकत दी है कि वो उसके शिकार के पीछे दौड़े, उसको गिराए, उसको मारे, उसको फाड़े, उसको खाए, उतना उतना आवेश उसमें दिया है। कोई भी शाकाहारी जीव जो है बड़े शांति से, बड़े प्रेम से अपने खान पान की ओर जाएगा और बड़ी शांति से उसका खान पान जो है वो लेगा। और गाय है तो आराम से घास के पास जाती है, थोड़ा थोड़ा खाती है, धीरे धीरे आगे बढ़ती है। तो यहाँ पे कोई ऐसा आवेश की जरूरत नहीं है। मनुष्य जो है उसका जो खुराक है उसके बाद बड़े शांति से जा सकता है, अपना फल या सब्जी जो भी है या पत्तियां तोड़ के वो खा सकता है। यहाँ यहाँ जो है कोई आवेश की बात नहीं है। कोई भी मांसाहारी जीव जब पसीना आता है तो मुंह से निकालता है। शाकाहारी जीव जो है पसीना आता है तो अपनी चमड़ी से निकालता है। मनुष्य भी अपना पसीना चमड़ी से निकालता है। अभी देखिए कुदरत ने कितनी ताकत दी है मांसाहारी जीव को। अपने वजन के जितना ही शिकार वो अपना वर्टिकल क्लाइंबिंग करके आराम से चढ़ा देता है। तो कुदरत ने हर जीव को ताकत दी है अपने खुराक के लिए, मारने, उसके खाने के लिए, उसको संपूर्ण व्यवस्था कुदरत ने की है, उतनी ताकत दी है। तो हमें हमें सोचना चाहिए क्या मांसाहारी हमारा खुराक है। हम हमारा वजन जितना है 60 किलो, 70 किलो, जो भी है, 80 किलो, जो भी होगा, अगर आपको बोले कि भैया 25-30 किलो उठा के, वर्टिकल क्लाइंबिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, हॉरिजॉन्टल भी चलना है कि आप एक 20-25 किलो की बैग लेके आप 200 मीटर चल के दिखाओ, आप नहीं चल सकते हैं, क्योंकि कुदरत ने हमें वो नहीं दिया है। और अगर आप मांसाहार की बात करते हैं, अगर आपको बोलो एक मुर्गा पकड़ के बताओ, किसी में ताकत है कि दौड़ के मुर्गा पकड़ सकता है? नहीं। तैर के मच्छी पकड़ के बताओ, नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम, कुदरत ने हमारी जो ताकत दी है,
वो बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता से का हम दुरुपयोग करते हैं, छल कपट और औजार से ये सभी जीवों को फंसाते हैं, मारते हैं, काटते हैं और फिर खाते हैं। बाकी कोई भी जीव अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग नहीं करता है। कुदरत ने जो उनको शक्ति दी है, उनको जो विशेषता दी है, उसका ही उपयोग करते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, जितने भी जीव मैंने यहाँ दिखाए हैं, गाय हो, शिप हो, पिग हो और अन्य जीव जो है मुर्गी तक के हैं, सभी जीव जो है हमने अपने स्वार्थ के लिए पैदा किए और जब स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो हमने मार दिया। तो एक गाय जो है 20 साल जीने वाली है, उसको करीब 5 के 6 साल की उम्र में मरना पड़ता है, क्योंकि अब उसका दूध आना कम हो गया या फिर बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, तो उसे मरना पड़ता है। तो हमने उसकी लाइफ 25% कर दी है। वैसे ही सभी जीवों की देखिए, किसी की 0.07, किसी की 0.04, 02, 09, 0.2% तक कर दी है, क्योंकि ये पूरा स्वार्थ का व्यवसाय है। जब चाहेंगे उनकी बस्ती बढ़ा देंगे, अपने स्वार्थ की पूर्ति हो गई तो उनकी बस्ती खत्म कर देंगे। तो जन्म और मृत्यु जो ऊपर वाले के हाथ में है, उसका कंट्रोल हमने ले लिया है और जबरदस्ती उनकी बस्ती बढ़ाते हैं और जबरदस्ती उनकी हत्या करवाते हैं, और वही हमारा खुराक बनता है, जो कुदरत के नियम के करीब अगेंस्ट है, मीन्स उसके विपरीत है। तो कुदरत के नियम तोड़ेंगे तो सजा होगी। ये जो मैं है अभी, ये जो है आप ही कौन से व्यवसाय की हमारे में होती है। हम जो खुराक लेते हैं, एक तो दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते हैं, वहां भी हिंसा है। अंडे खाते हैं, वहां भी हिंसा है। चिकन खाते हैं, वहां भी हिंसा है। मच्छियां खाते हैं, सी फूड खाते हैं, वहां भी हिंसा है। फिर गोट है, मीट है, उनका जो मांस खाते हैं वहां भी जो है हिंसा है। सूअर खाते हैं, उसमें भी हिंसा है। फिर हम कपड़े पहनते हैं, सिल्क वर्म के हो, लेदर के हो, जो भी करते हैं वहां भी हिंसा है। अभी टॉपिक समय की मर्यादा है, तो मैं सब कुछ तो कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो मेन जो जहां हमारी हिंसा है उसके बारे में कुछ मैं आपसे बात करूंगा आगे। अभी एग इंडस्ट्री है। हमारी गवर्नमेंट ने कोशिश भी की कि हर बच्चे को स्कूल में भी अंडे खिलाएं, प्रोटीन दे। अभी पता नहीं, शायद रुक गया है। लेकिन क्या ये हमारा खुराक है? कोई भी मुर्गी अंडा देती है तो अपना बच्चा पैदा करने के लिए देती है, ना कि किसी का खुराक बने। एक मुर्गी जो है, अगर प्राकृतिक वातावरण में रखे तो साल में 12 अंडे करीब अंदाज से 12 अंडे दे सकती हैं। लेकिन आज की तारीख में ये व्यवसायीकरण हो चुका है और जबरदस्ती उसको अंडे देने पड़ते हैं, तो साल में 250 से 300 अंडे देने पड़ते हैं। जबरदस्ती सभी कुछ किया जाता है ताकि वो अंडे दे। अभी क्या हालत होगी, जो मुर्गी 12 अंडे दे सकती है, वो जो मुर्गी है अभी साल के आपको 250-300 अंडे देगी, तो क्या अत्याचार होंगे, क्या उसको होता होगा, वो हम शॉर्ट में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर बोलते हैं इसमें से प्रोटीन मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, लेकिन हमारी बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल है कि नहीं, वो सवाल आता है। बहुत सारी चीज बहुत जगह से मिल सकती है। ऐसे तो हमारे जो नाखून है वो भी प्रोटीन के हैं, बाल भी है प्रोटीन से हैं, तो क्या हम लेंगे उसको? बॉडी को डाइजेस्टेबल होना चाहिए। डाइजेस्टेबल नहीं है, अगर हम लेंगे तो स्वास्थ्य के प्रॉब्लम बहुत होंगे। शॉर्ट में ये वीडियो देखिए, देखिए क्या जबरदस्त, उनको जबरदस्ती प्रेग्नेंट करवाया जाता है। अभी जो मेल है उसका काम नहीं है, तो उसको कत्ल खाने पे उसको मारना पड़ेगा। ये देखो कैसे मारते हैं, देखिए कैसी हिंसा है। जिंदा डाल देते हैं, दबा देते हैं, कुचल देते हैं, पानी में डुबो देते हैं, उनकी चोंच काटी जाती है, एंटीबायोटिक्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, छोटी छोटी जगह में रखा जाता है।
खत्म हो गए, कुछ ताकत ही नहीं बची उनमें। तो ये हिंसक है। और आप सोच सकते हैं कि अगर इतने सारे मुर्ग जो निकाले हैं, तो इतनी सारी मुर्गियां हैं, वो आई कहां से? अगर मुर्ग बोलते हैं कि अनफर्टिलाइज्ड एग है, अरे अनफर्टिलाइज्ड एग होते तो इतनी मुर्गियां आई कहां से? ये तो हम हमारे स्वार्थ के हिसाब से कर रहे हैं, पूरे आर्टिफिशियल मेथड रखे हैं। तो यहाँ से जो है, ये हेल्दी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ऐसे हम ले नहीं सकते हैं। प्राकृतिक जो खुराक है उसमें से आपको जो चाहिए वो सब मिल जाता है, तो इससे हमें बचना है, क्योंकि इसमें भयंकर हिंसा है। अभी फिश इंडस्ट्री है, पूरा समुंदर का हम खुद में से कितना करके लेते हैं, ट्रॉलर के ट्रॉलर घूम रहे हैं, कितना सारा कर रहे हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में समुंदर में मछलियां नहीं बचेगी। अगर समुंदर में मछलियां नहीं है तो पर्यावरण की रक्षा कौन करेगा? अगर सभी जीवों को हम खत्म करेंगे अपने खुराक के लिए, तो हमारा सर्वाइवल भी डिफिकल्ट हो जाएगा, मानव जीवन असंभव हो जाएगा। जो ग्लोबल वार्मिंग होगी तो आप खुद का सर्वाइवल प्रॉब्लम है। आप बैठे बैठे पसीना छूटने लगेगा, आप काम ही नहीं कर पाओगे, उतना पर्यावरण का बड़ा नुकसान होगा। हमें समझना है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करना बहुत ही भयंकर है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी भी वीडियोस है, लेकिन समय की मर्यादाएं हैं। अभी बात आती है हनी इंडस्ट्री की। हाँ, ये तो ऐसा है वैसा है, इसमें हमारे आयुर्वेद में कहा गया ये है वो है, लेकिन जो मधुमक्खी है वो अपना मध जो है अपना खुराक अपने लिए बनाती है, क्योंकि जब तक फल है तब तक वो लेती है, उसको बचा के रखती है। और जब नहीं है, जब नहीं होंगे तभी उसमें से उसका खुराक होता है, उसका निर्वाह होता है। तो ये हम छीनते हैं स्वाद के कारण, लेकिन ये खुराक हमारा नहीं है, हमारी बॉडी उसको ठीक से पचा नहीं सकती है। और ये एसिडिक खुराक है, जितने भी पशुजन्य खुराक है वो एसिडिक है, हमारी बॉडी इजीली डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसकी मिठास के कारण हम नहीं खाना चाहिए वो भी खा लेते हैं, और फिर अनेक बीमारियों के शिकार होते हैं। ये देखिए, 1 किलो मधुमक्खी के लिए, 1 किलो हनी के लिए करीब करोड़ों मधुमक्खी को मरना पड़ता है। अभी मैं इसकी डिटेल में, अभी आपको जो है गूगल में सर्च कीजिएगा आइंस्टाइन पेन वेव थियरी। ये आइंस्टाइन पेन वेव थियरी में बताया गया है कि अगर कोई भी जानवर दुख में है, पीड़ा में है, तो उसकी आह जो है पूरे ब्रह्मांड में फैलती है, उसकी चीख है, उसकी पीड़ा है पूरे ब्रह्मांड में जाती है। और कहीं ना कहीं वहीं से कुछ इफेक्ट पूरे पृथ्वी ग्रह पे होता है। और आज जितनी भी कुदरती आपदा आती है, ये फिर अर्थक्वेक हो, सुनामी हो, लैंडस्लाइड हो, या अन्य जैसे अब कहीं पे सूखा पड़ता हो, ये सभी कारण जो है, ये पशुओं पे जो हिंसा होती है उसकी रिटर्न आती है। तो ये सभी चीजों से अगर हमें बचना, अगर हमको स्वस्थ रहना है, हमको सुखी रखना है, तो हमारे पर्यावरण को, हमारे अड़ोस पर जितने भी जीव है, सभी की देखभाल हमें करनी पड़ेगी। देखभाल का मतलब ये नहीं है कि उनकी देखभाल करना, उनका शोषण नहीं करना है, उनकी हिंसा नहीं करनी है। तो हमारा जो कुदरत ने बनाया है प्राकृतिक खुराक है, वो प्लांट बेस्ड है। तो अपना प्लांट बेस्ड खुराक पे आ जाइए, बहुत फायदे हैं। आज हमारे जितनी पानी की मांग है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादातर पानी जो है पशुजन्य खेती में यूज होता है। हमारा ज्यादातर लैंड जो है वो भी पशुजन्य खेती में यूज होता है। हमारी खेती के लिए, मनुष्य के लिए जो खेती होती है उससे अनेक गुना ज्यादा पशु के लिए खेती होती है, क्योंकि जो पशुओं की हम हिंसा करते हैं पहले उसका खुराक बनाना पड़ता है। तो ज्यादा जमीन, ज्यादा पानी, ज्यादा रिसोर्सेस तो उनके लिए होते हैं। अगर हम प्राकृतिक खुराक पे आ जाएंगे तो जमीन भी है वो भी बचेगी, पानी भी बचेगा, पर्यावरण भी बचेंगे, और सुख शांति प्रेम का वातावरण आएगा। तो पशुजन्य खुराक की हिंसा से हमें बचना है, कोई भी एंगल से हम इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अभी बात करते हैं दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की।
बचपन से हम दूध पीते आए हैं और उसके कारण हमें दिए गए कि दूध तो संपूर्ण आहार है, होलसम फूड है, इसमें से कैल्शियम मिलता है, प्रोटीन मिलता है, फैट्स मिलता है, विटामिन मिलता है, इससे हमारी हेल्थ सुधरती है, एनर्जी बढ़ती है, मसल्स बिल्डअप होते हैं, हड्डियां मजबूत होती है, हाइट बढ़ती है, दांतें मजबूत होते हैं। हमारे डॉक्टर भी यही कहते हैं, हमारे परंपरा भी यही कहते हैं, हमारे स्क्रिप्चर्स भी यही कहते हैं, और किस कहते हैं कि जानवर जरूरत से ज्यादा दूध देते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारे कारण हैं। और यही चीज हमें स्कूल में भी सिखाई गई थी, डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, तो हमारे हिसाब से तो ये बिल्कुल सही है और बचपन से लेते आए हैं, तो इसमें गलत क्या है? प्रकृति के नियम से हम देखेंगे कि क्या है। प्रकृति के नियम के अनुसार दूध जो है सिर्फ 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 पैदा हुए बच्चे का खुराक है। कोई भी माँ को दूध बच्चा पैदा करने के बाद आता है और सिर्फ उस बच्चे के लिए आता है, और जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको दांतें आ जाते हैं, तो प्रकृति वो दूध भी बंद कर देता है। तो दूध एक टेम्पररी खुराक है, सिर्फ 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 उस पैदा हुए बच्चे के लिए आता है। ना तो उसके बड़े भाई बहन का भी हक लगता है, ना तो उस माँ का भी हक लगता है। कोई माँ जिसको दूध आता है वो भी अपना दूध टेस्ट नहीं करती है, ना ही उसके बड़े बच्चे, बेटा हो या बेटी को पिलाती है। वो जानती है कि सिर्फ ये बच्चे के लिए आया है। तो ये कुदरत का नियम है, और फिर भी ये कुदरत के नियम तोड़ेंगे तो ये साइलेंट किलर का काम करेगा। अनेक हेल्थ इश्यूज आएंगे, और ये जो ग्रुप जो है आध्यात्म के मार्ग पे जुड़ा हुआ है, जिसकी हम बातें करते हैं, तो आध्यात्म के मार्ग पे आगे जाने की में ये बहुत बड़ी बात है, वो आगे हम देखेंगे। भयंकर हिंसा जुड़ी हुई इस व्यवसाय के साथ। ऐसे तो हम गौ माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं, लेकिन हमको भ्रमित करने के लिए, अगर गौ माता है तो उसके साथ इतनी हिंसा क्यों, वो आगे देखेंगे। और आज ज्यादातर दूध जो हमारे पास आता है वो थैली वाला दूध पीता है इंडिया। वो ज्यादातर एडल्ट्रेटेड है और नकली दूध आता है। कोई गाय की जरूरत नहीं, कोई भैंस की जरूरत नहीं, केमिकल का दूध बनाया जाता है और बहुत सारी मात्रा में बिकता है। आप सभी के पास बहुत सारे न्यूज वीडियोस वगैरह आते हैं, आप देखते हैं। और भयंकर हिंसा जो है और पर्यावरण के साथ जो है बहुत छेड़छाड़ होती है, और पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसमें से जितना हो सकता है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर देखिए, एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, बच्चा भी संतुष्ट हो जाता है, तृप्त हो जाता है, माँ को भी अनोखी शांति मिलती है, प्रेम मिलता है, आनंद मिलता है देने का, और वो भी एक अच्छी तृप्ति अनुभव करती है। तो यहाँ जो भी लेन देन का संबंध है वो बड़े प्यार का है, आनंद का है। फिर वो मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, या अन्य कोई भी दुधालु प्राणी हो, हर माँ अपने बच्चे को दूध देते वक्त सुख का अनुभव करती है, शांति का अनुभव करती है, तृप्ति का अनुभव करती है। अभी ये तस्वीर देखिए, यहाँ कोई संबंध है क्या? ये गाय का कुछ संबंध है इनके साथ, या इनका कोई संबंध है? कोई एक दूसरे को जानते हैं? बच्चा भी पीता है, बाप भी पीता है, और बाकी दो आंचल बचे हैं, उसमें दादा दादी, नाना नानी, काका काकी, एरा गहरा नत्थु, कोई भी आके पी सकता है। दूध तो है बहुत एक्सक्लूसिव आइटम है, कुदरत ने बनाई है सिर्फ सिर्फ उसके बच्चे के लिए। तो गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए सही है, क्या मनुष्य जिंदगी भर पी सकता है? ये सवाल है। कोई संबंध तो यहाँ है ही नहीं, वो तो लाचार है। तो लाचारी में तो हर कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। अगर हमको भी लाचार बनाया जाए तो हम भी क्या करेंगे? मुंह बांध देंगे, टांग बांध देंगे, तो कुछ भी कर सकते हैं। और फिर ये पीते हैं, ये जितनी भी बीमारियां, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट की समस्याएं हैं, आईबीएस हो या जो भी हो, कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, मोटापे की समस्या है, कैंसर की बात है, अभी तो इंडिया कैंसरस कंट्री डिक्लेयर हो चुका है, या हड्डियों के प्रॉब्लम है, नी जॉइंट के प्रॉब्लम है, जो आज की तारीख में इतने सारे प्रमाण में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं
पशुजन्य खुराक, उसमें भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स विपुल मात्रा में रोज इतना इस्तेमाल होगा तो ये बीमारियां आप में आनी है और आनी ही है। आप देख लीजिए आपके घर में, आपके अड़ोस पड़ोस में, आपकी सोसाइटी में, आपके समाज में कितनी ये बीमारियां हैं। एसिडिटी की प्रॉब्लम कॉमन है, पेट के प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम, मोटापे, और स्त्री हो या पुरुष हो, 30 साल के बाद देखिए सभी के पेट बाहर है। कैंसर की तो बात क्या करें, न तो का तंबाकू खाया, न तो गुटखा खाया, इतने अच्छे आध्यात्मिक वातावरण में रहे हैं, अच्छा खान पान किया, फिर भी कैंसर क्यों हो गया। धर्म गुरु को कैंसर हो रहे हैं, जो डॉक्टर हमको हमारी ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो भी कैंसर से पीड़ित, और हड्डियों के प्रॉब्लम ये तो बहुत कॉमन हो गए। ये सभी के इलाज के लिए हमने जो है दूध लिया है। एसिडिटी हो दूध पी लो, ये ले लो, वो ले लो, हड्डियों को स्ट्रांग करने के लिए लो। अगर वहां से हड्डियां स्ट्रांग होती है तो ये हड्डियों के प्रॉब्लम क्यों आते हैं, आपको सोचना है। और बात यहाँ पे नहीं अटकती, इतनी सारी बीमारियां, डायबिटीज वाले का एक मोटा कारण है, ये जितनी भी बीमारियां दिख रही हैं वो सभी बीमारियों का एक मोटा कारण है दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स। शरीर का कोई एक अंग नहीं है जहां से दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के असर नहीं होते, टॉप से बॉटम देख लीजिए। अगर आप दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स इतनी मात्रा में ले रहे हैं तो बीमार होना स्वाभाविक है। नहीं बीमार होंगे तो प्रश्न होगा कि क्यों बीमार नहीं हुए हैं। ये गाय जिसको हम गौ माता कहते हैं, 84 लाख जीवों का, सॉरी 33 कोटि देवियों का वास है, वो जन्म से लेकर अंत तक एक क्षण सुख का अनुभव नहीं करती है। पैदा होते ही बछड़ा मां से बिछड़ा, देखो बछड़ा नाम भी कैसे हुआ, क्योंकि वो मां से बिछड़ा इसलिए बछड़ा। क्या आपको लगता है गाय की इच्छा थी कि वो अपने बछड़े को अपने पास न रखे, या बछड़े की इच्छा थी मैं मां के पास नहीं रहूंगा। कोई भी मां अपने बच्चे के करीब रहेगी, अपने समीप रखेगी, लेकिन माँ और बच्चे को बिछड़ना पड़ता है। आप खुद सोचिए अगर आपके साथ ऐसा होता है कि पैदा होते ही बच्चे को आपसे अलग करके उसको यहां बांध दिया, आपको यहां बांध दिया। कुछ पल के लिए सोचिए आप ही गाय है या तो आप ही वो पैदा हुआ बछड़ा है, और आपको अपने माँ को बच्चे से अलग कर दिया है, गाय को बछड़े से अलग कर दिया गया है। न तो गाय की इच्छा थी, न तो बछड़े की इच्छा थी, लेकिन दोनों को जबरदस्ती लाचारी में बांध दिया गया है। किसके लिए? हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वासना पूर्ति के लिए। ये गाय जो है जिसको हम गौ माता कहते हैं, वो दूध बनाने की एक मशीन बन गई है। हर साल उसको बच्चा देना पड़ता है, 9 महीने लगते हैं उसको भी बच्चा पैदा करने में। फिर ज्यादा से ज्यादा दूध आए उसके लिए उसको हर साल प्रेग्नेंट किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा दूध आए इसलिए उसे अप्राकृतिक खुराक दिया जाता है, हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। और ये दूध बनाने वाली मशीन जो बन गई है गाय, उसको मशीन से दूध खींचा जाता है। दूध तो आता ही है, लेकिन जब दूध बंद हो जाता है तो मशीन चलता है, तो खून भी आ जाता है, और खून पे भी कोई ट्रीटमेंट नहीं होते तो पस भी आ जाता है, और ये खून और पस हमारे दूध में मिल के आता है। अभी ये दूध को आप क्या कहेंगे, शाकाहारी? वो आपको डिसाइड करना है। और इतने गंदे वातावरण में रखा जाता है, वहां कोई हाइजीन ही नहीं होता है। और हम हाइजीन की बात करते हैं, एकदम अच्छा चाहिए, घर अच्छा चाहिए, हाथ अनेक बार धोते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं हम। लेकिन वहां का हाइजीन देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। कितना एंटीबायोटिक्स देते हैं, तो हार्मोन्स देते हैं, ऑक्सीटोसिन देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं। क्या वही चीज उसके दूध से हमारे पास नहीं आती है? वो आपको सोचना है। और ये दूध के लिए मादा की जरूरत है, नर की तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये नर को कौन संभालेगा? और मादा भी जब तक दूध देती थी
हमारी स्वार्थ की पूर्ति करती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब जब वो दूध नहीं दे पाती है या कम दे पाती है, या उसकी बच्ची जो है वो उससे ज्यादा दूध देती है, तो इस माँ को कौन संभालेगा? अब माँ की भी जरूरत नहीं है, उस मादा की भी जरूरत नहीं है, कौन संभालेगा इसको? या तो रास्ते पे आप देख रहे हैं कि इतने सारे गाय और बैल जो है रास्ते पे भटक रहे हैं, कचरा पेटी से खाते हैं, तब किसी को गौ माता याद नहीं आती। कहीं सब्जी मंडी में चली गए तो वहां लाठियां खाने हैं, आपकी सोसाइटी में आ गई तो वहां भी लाठी खाना है, हाईवे पे सोएंगे तो एक्सीडेंट होना है, तो कहीं ना को मरना, लाठियां खाना है। तो इनकी नियति एक ही है, कत्ल खाने जाने की। तो पहले जो है जबरदस्ती अपने स्वार्थ के लिए कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब, आरटीआई रिपोर्ट्स के हिसाब से 8 करोड़ से ज्यादा गाय भैंसों का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया था। अगर इतने जानवरों का कृत्रिम गर्भधान करवाया गया है तो उनकी कुछ ना कुछ तो बस्ती बढ़ेगी, लेकिन सालों साल उनकी बस्ती नहीं बढ़ती है, क्योंकि जितने जानवर पैदा होते हैं उतने जानवरों की कत्ल करवानी पड़ती है। कौन पालेगा उसको जिसकी जरूरत नहीं है? तो व्यवसाय है, तो बिजनेस है, प्रॉफिट है। तो ये कत्ल खाने चल रहे हैं किसके लिए? क्या गाय की इच्छा थी कि मैं कत्ल खाने चली जाऊं? कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता है, लेकिन जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी स्वार्थ की पूर्ति के लिए अब इनकी जरूरत नहीं है। और आज की तारीख में जेनेटिक मैनिपुलेशन होता है, मीन्स ऐसा कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है कि सिर्फ मादा ही पैदा हो, नर पैदा ही नहीं हो। तो नर की जरूरत नहीं है, मादा भी जब तक दूध देती है तब उसकी जरूरत है। बाकी ये सब प्राणियों को कत्ल खाने जाना है। एक वीडियो देखिए जिसका आप दूध पीते हैं, उसकी हकीकत जानिए। देखिए ये कृत्रिम गर्भधान करवाया जाता है, देखिए देखिए क्या करते, पूरा हाथ अंदर डाल दिया। अभी ये बच्चा मर चुका है, अभी दूध निकालने के लिए बच्चे को रखना है, देखो बच्चे को छीन लिया, जिसका हक था वो छीन लिया। ये दूध निकालते हैं जबरदस्ती, देखो पीड़ा कितनी होती है। मशीन से निकालते हैं, अभी खून निकल चुका है। देखिए यहाँ का हाइजीन देखिए, ये अभी इसके सींग काट दिए गए, ये नाखून में नकेल डालते हैं। देखो कैसी हिंसा है यहाँ पे। देखिए हिंसा, ये सब हमारी दूध के लिए हो रहा है। अभी देखिए इनका जब काम नहीं है तो कैसे बांधते हैं, मुंह बांधा है, पीछे से पूंछ बांध दी, हिल नहीं सकते हैं। खाना नहीं खाना है, पीना नहीं है, वही मल मूत्र का त्याग करना है, बिना खाए बिना पिए। और देखो इनकी यात्राएं कैसी होती है, देखिए। देखिए हिंसा। अभी देखिए ये इनको हमारे डिलीवरी कैसे करवाई जाती है, हम तो सिजेरियन करवाते हैं, इनकी हालत देखो कैसे। कोई हिंसा की कोई एंड ही नहीं है। ये देखिए कृत्रिम गर्भाधान करवाया जबरदस्ती। अगर कोई इंसान पे ऐसा करवाया जाए तो सरकारें चली जाती हैं। फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बताया ज्यादातर दूध जो है वो मिलावट वाला है, और इंडिया कैंसरस कंट्री डिक्लेयर हो चुकी है। जिसका हक था उसको देखो कैसे हमने क्या हालत कर दी। देखो उसकी हालत क्या है। अभी एक फिल्म आई थी मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, आपने देखी है नहीं देखी है पता नहीं, लेकिन यहां भी एक माँ को अपने बच्चे से अलग करवाया गया था। देखिए एक माँ की पीड़ा क्या होती है।
गाय अपनी इच्छा से तो गौमूत्र और गोबर देती है, लेकिन बंदी जबरदस्ती और तड़पा के दूध देती है। तो ये दूध हमारे लिए नहीं है, ये हमें समझना है, तड़पा के मिलता है। और देखिए फिर हम लोग ये पीते हैं, क्या दूध है, क्या पनीर है, क्या चीज है, क्या छाछ है, क्या लस्सी है। अरे इनकी पीड़ा की ओर तो नजर डालिए। यहाँ हमें बहुत क्लियरली समझना चाहिए, जितनी ज्यादा हमारी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग, उतनी बड़ी डेयरी इंडस्ट्री, उतने ज्यादा जानवर पैदा करने पड़ेंगे। जितने ज्यादा जानवर पैदा किए उतने जानवरों की कत्ल करनी पड़ेगी, और जितने जानवरों की कत्ल करेंगे उतना ज्यादा बीफ पैदा होगा। जितना ज्यादा बीफ होगा उतना सस्ता बेचना पड़ेगा। जितना ज्यादा बेचेंगे उतना नॉनवेज फैलेगा, और जितना ज्यादा नॉनवेज फैलेगा उतने ज्यादा दुख है, बीमारियां है, हिंसा है, युद्ध है, ये सभी फैलेगा। तो ये हमें समझना है कि पशुजन्य खुराक किसी भी स्वरूप में हमारा नहीं है। ये देखिए कैसे ले जाते हैं, कैसे बांध बांध के ले जा रहे हैं, किसी का मुंह यहाँ, ये वहां, वो वहां, क्या हालत बना देती है। और हम सुबह से शाम दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। अभी आप बोलेंगे हमको हिंसा से लेना देना नहीं है, लेकिन ये देखिए कंपैरिजन देखिए। एक मनुष्य जो है पैदा होता है तभी 2.5 से 3 किलो का होगा। गाय जो है 15 से 30 किलो की होती है। हमको चलने में 9 से 12 महीना या तो 1.25 साल भी लग सकता है। गाय खड़े इमीडिएट चलने लगती है। हमारी रिप्रोडक्शन एज 15 से 18 साल है, उनकी तो 1.5 से 2 साल की उम्र में वो पैदा करने के लिए चल रहा है, हो जाते हैं। उनका जो हमारा वेट 60-70 किलो होगा, उनका जो है 250 से 500 किलो डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज है। उनका वजन तो हमारे से ज्यादा है, लेकिन दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। हम जो है 100 साल स्वस्थ जीने के लिए बने हैं, और वहां पे जो है करीब 20 साल जीने के लिए बने हैं, अगर नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने को दिया गया। ऐसे अनेक चीजों की कंपैरिजन है। और ये गाय का दूध जो है वो हमारी बॉडी पचा नहीं सकती है। लैक्टोज इंटॉलरेंस है। भारत की 70% पॉपुलेशन तो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, दूध पचा ही नहीं सकती है, फिर भी पी रहे हैं, पी रहे हैं। अभी इसकी असर क्या होती है? आप दूध तो पी लेते हो, तो शरीर पे क्या असर होती है, दिमाग पे क्या असर होती है, और हमारे इमोशंस पे क्या असर होती है, ये भी समझे। एक भैंस एक गाना गा रहे हैं। अगर ऐसा ही दूध पिएंगे तो हम भैंस के जैसे नहीं हो जाते? देखिए मोटापा एक कॉमन है, भैंस का दूध पिएंगे तो भैंस के जैसे होंगे। और फिर भैंस की बुद्धि, भैंस के आगे बीन बजाना, ये कितनी स्टोरीज है। तो ये जो जीव है उसका जो दूध है उसके बच्चे के लिए ठीक है, हमारे लिए नहीं है। कुदरत ने हमारे लिए नहीं बनाया है, तो हमें समझना चाहिए। 100 साल स्वस्थ जीने वाला व्यक्ति अगर 20 साल जीने वाले जानवर का दूध पिएगा तो क्या आपका आयुष्य बढ़ेगा? अपना कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए। जानवर का वजन तो 250 से 300 किलो डिपेंडिंग ऑन द स्पीशीज, लेकिन उसका दिमाग हमारे से 2.5 गुना छोटा है। तो क्या उसकी बुद्धिमत्ता हमारी, इसे दूध पीने से हमारी बुद्धिमत्ता मीन्स बढ़ेगी या बिगड़ेगी? ये आपको सोचना है। ये जो दूध जो दूध सांड का पोषण कर सकता है वो मनुष्य पिएगा तो क्या सांड वृत्ति उसमें नहीं आएगी? सांड वृत्तियां है कि नहीं? बचपन से लेके जिंदगी भर तक दूध पिएंगे तो सांड वृत्तियां आती है। देखिए उम्र 60 साल हो गई, 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, लेकिन विकार वासना तो जुआन है। और उम्र लायक लोग भी आज कुकर्म कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ न्यूज पढ़ा था कुछ महीनों पहले, पूना में एक 92 इयर्स के वृद्ध को पुलिस ने अरेस्ट किया, क्योंकि एक छोटी बच्ची के साथ वो कुकर्म करते पकड़ा गया। तो 92 वर्ष की उम्र में शरीर हिल नहीं सकता, वो कैसे कर सकता है? मन तो विकृत है, शरीर कमजोर हो चुका है। तो ऐसे खुराक से बचना चाहिए जो विकृतियां लाता है हमारे भीतर। ज्यादातर सब दूध जो है
हमारे पास आता है वो कुछ दिनों के बाद आता है, वो 2 दिन हो, 4 दिन हो, 5 दिन हो, जो भी होता होगा। आप सभी को पता है कुछ ही घंटों में खराब होने वाला दूध इतने दिन के बाद कैसे होता है? पैस्चराइजेशन में तो गर्म करता है, ठंडा करता है, लेकिन उससे दूध ज्यादा लंबा नहीं, केमिकल ट्रीटमेंट्स की जाती है, तब जाके वो दूध हमारे पास आता है। और आप सभी को पता है कि दूध जो है, नकली दूध बहुत पकड़ा जाता है, अखबारों में आता है, व्हाट्सएप पे आता है, बहुत सारी चीजें आती है, न्यूज में भी, टीवी न्यूज में भी आता है। और ये जो है झोपड़पट्टी में भी बनाया जा सकता है, केमिकल से बनाया जाता है, पकड़ा जाता है, हम पढ़ते हैं लेकिन हम छोड़ते नहीं है। अभी ये न्यूज पढ़िए, अहमदाबाद में दिवाली त्योहार के पहले 600 टन नकली बटर और चीज पकड़ा गया। 600 टन एक कोल्ड स्टोरेज में से। आप सोच सकते हो कि एक कोल्ड स्टोरेज में से 600 टन पकड़ा गया एक अहमदाबाद में, तो पूरे गुजरात में कितना, पूरे महाराष्ट्र में कितना, पूरे भारत में कितना नकली बनता होगा। और वही हम खाते हैं। पाव भाजी लेते हैं, अरे कितना बटर वाला पाव मार के दे, बटर डबल बटर डाल के दे, क्या डालता है वो? आपकी मिठाइयां आती है, क्या लगता है आपको किससे बनी होगी? ये जितनी भी चीज आपकी बनती है सभी इसी में से बनती है, और आप बड़े प्यार से, बड़े चाव के साथ खाते हो। एक ग्लास दूध में 35 मिलियन सेल्स, जो खून निकलता है वहां से पस निकलता है, जानवर का खून, उसका मूत्र, उसका गोबर, पेन किलर्स, एंटीबायोटिक्स, ग्रोथ हार्मोन्स, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, IGF-1, पता नहीं और बहुत सारी चीजें, टेक्निक, वो मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता हूं। ये सब हमको मिलते हैं, अनेक बीमारियां इसके कारण आती है। ऑटो इम्यून डिसीजेस बोलो, छोटे बच्चे में जो प्रॉब्लम आते हैं जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, तब आपको पता चलेगा क्या होता है। तो ये सब हमको मिलता है कि ये व्यवसायीकरण है, कमाने का धंधा है। अभी आपके पास ऑल्टरनेटिव है, एक डेयरी मिल्क का, एक प्लांट मिल्क का। और प्लांट मिल्क में सभी एडवांटेजेस है, और जितने भी डिसएडवांटेजेस डेयरी मिल्क के हैं वो नहीं है, वो आगे हम अगर प्रोग्राम होगा तो उसमें डिटेल के में डिस्कशन करेंगे। अभी ये हार्मोन्स जो होते हैं उसकी असर क्या होती है? देखो, हर माँ का दूध एक हार्मोन्स होता ही है, उसमें भी हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं। असर क्या होती है? बच्चा पैदा हुआ तब से दूध पीता है, सुबह उठा रात को सोया, हर चीज में उसको दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स दिए जाते हैं, तो असर क्या है? पहले के जमाने में एक स्त्री जो है पीरियड्स में 15 साल 16 साल की उम्र में आती थी। आज की तारीख में एक तो पहले बड़ी मुसीबत से बच्चा पैदा होता है, फर्टिलिटी रेट डाउन हो गया, माँ बाप दोनों पढ़े लिखे हैं लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता। फिर भी एक मुसीबत से एक बच्चा पैदा हो जाता है, और एक बच्चा भी अपने कंट्रोल में नहीं रहता है, उसको साइकेट्रिस्ट के पास लेके जाते हैं, काउंसलर के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि भैया ये प्रॉब्लम है। हकीकत में होता क्या है कि ये गलत खुराक के वजह से बच्चे अपने वश में नहीं रहते हैं। जो चीज 15 16 साल में होना चाहिए वो 8 9 साल में कर बैठते हैं, वो रिलेशनशिप डेवलप करने लगते हैं, समझ नहीं है। फिर वो बच्चा हो या बच्ची हो, दोनों में वेग आते हैं, आवेग आते हैं, और रिलेशंस बांध लेते हैं। अभी ये चीज माँ बाप कहें तो किससे कहें? साइकेट्रिस्ट के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, काउंसलर क्या करेगा? गलत खुराक दिया है, इसीलिए उसकी वृद्धि हो रही है। 2 साल की उम्र में बच्चा पैदा करने वाली गाय और भैंस का दूध अगर आप जिंदगी भर इतनी क्वांटिटी में पिलाएंगे तो कुछ ना कुछ असर होगा ही। 8 साल 9 साल की उम्र में उसके पीरियड आने चालू हो गए, कभी चौंके नहीं आप? इतनी क्वांटिटी में पिलाओगे तो ये असर होगी, और फिर वो गलत काम कर बैठ से। युवाओं की तो बात ना करे तो अच्छा है, उनमें तो इतने सारे प्रॉब्लम है, और जेंट्स हो या लेडीज हो दोनों में प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम है, मैं छोटे पीरियड में इसमें डिस्कस नहीं करूंगा। और उम्र कम, जो उम्र बढ़ गई है,
लेकिन वासनाएं जुआन रहती है, उसकी भी मैंने आपको बात कर दी है। तो ये सभी विकृतियां लाती है और सामाजिक अर्थपतन होता है। आज की तारीख में बच्चे अपने घर में सेफ नहीं रहते हैं। अखबारों में आता है कि बाप ने बेटियों पे कुकर्म किया। इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? तो ये नकली दूध पीते हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी है, और ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से बताई गई। और इसमें बाइकार्बोनेट, पेरोक्साइड, सल्फेट्स, बहुत सारी चीजें डाली जाए, डेडली है, वरना इतने दिन वो टिक ही नहीं सकता है। और वही चीज हम पीते हैं। अभी ये चार इंडस्ट्री में, कृत्रिम गर्भाधान की इंडस्ट्री है, दूध उत्पादन की इंडस्ट्री है, कत्ल खाने और मांसाहार, ये सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हैं। मीन्स आपने नहीं बोल सकते नहीं नहीं सर मैं दूध तो पीऊंगा लेकिन कृत्रिम गर्भाधान नहीं होना चाहिए, कत्ल खाने नहीं चलने चाहिए, मांसाहार नहीं होना, वो होना ही है। कोर में दूध उत्पादन है, उसकी वजह से ये सब इंडस्ट्री चलती है। ये आपको बहुत क्लियर समझना है। और ये जंगल काटे जाते हैं। आपने सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया में जंगल जलाए गए थे, अमेजोन जंगल है। वो क्यों जलाए जाते हैं? क्योंकि हमको एनिमल फार्मिंग करना है। एनिमल फार्मिंग के लिए जगह चाहिए, उनको खाने पीने के लिए उनके लिए भी कुछ उगाना पड़ता है। तो ये जंगल जलाए जाते हैं, पर्यावरण का भयंकर नुकसान किया जाता है। और इसके जिम्मेदार कौन है? ये सभी जिनको दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स की वासनाएं हैं, पशुजन्य खुराक की वासनाएं हैं। अभी भारत एक शाकाहारी देश और बीफ का नंबर 2 एक्सपोर्टर। कैसे? ब्राजील के बाद इंडिया का नंबर आता है एक्सपोर्ट में। और अभी दूध का प्रोडक्शन और भी बढ़ाना है, हमको नंबर 1 होना है डेयरी प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट में। तो और हिंसा होगी और एक्सपोर्ट बढ़ेगा। क्या आप किसके साथ सम्मत हैं? शाकाहारी देश और बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, सोचिए। अभी बात आ गई कृष्ण जी की। कृष्ण जी तो दूध पीते थे, तो हम भी दूध पिएंगे। पहले तो ये कृष्ण जी गौ पालन करते थे। गौ पालन, गो पालन, गो पालन का मतलब पहले समझिए। गौ पालन नहीं था, गाय पालन नहीं है। गो पालन का मतलब है इंद्रियों को स्वस्थ रखना, इंद्रियों को वश में रखना, और इंद्रियों को वश में रखे हुए मन पे काम करना, बुद्धि पे काम करना, आत्म उन्नति के मार्ग पे आगे जाना, ये उसका मतलब है। कहीं भी गाय पालन से कोई संबंध नहीं था, लेकिन हमने हर चीज को तोड़ मरोड़ के उल्टा फुल्टा सुल्टा कर दिया। अभी गाय पालन या गाय शोषण देख लीजिए। कृष्ण जी ने कभी कोई गाय को बांध के या दूध पीते हुए कुछ भी नहीं है। पूरी भगवत गीता पढ़ लीजिए, कहीं भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का नाम नहीं है, उसकी कोई महिमा नहीं है। लेकिन कहानियां जोड़ी जाती है, मरोड़ी जाती है अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि बड़ी बड़ी लॉबियाज काम कर रही हैं। अभी आपको गाय पालन करना है तो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैसा करेंगे? जो व्यवहार आप आपकी बेटी के साथ करते हो, बहन के साथ करते हो, माँ के साथ करते हो, वैसा ही व्यवहार इन जानवरों के साथ कीजिए और गौ पालन कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन गौ पालन के नाम पे उनका शोषण करना वो बंद कर दीजिए। अभी कृष्ण जी की बात आती है तो आज की तारीख में जन्माष्टमी के दिन हम दही अंडी फोड़ते हैं। जान के जोखम पे जाके दही अंडी फोड़ते हैं और दही गिरा देते हैं। कहानियों में तो बहुत क्लियर है कि कृष्ण जी जो है गोपियों की मटकी फोड़ते थे, दूध गिरा देते थे, दही गिरा देते थे, और कृष्ण जी जो है मटकी नीचे उतारते हैं, मक्खन नीचे गिरा देते हैं और माता जी से कहते हैं मैया मेरी मैंने ही माखन खायो, मैंने मक्खन नहीं खाया है मैं। और कृष्ण जी ने जो है दूध की हंडी फोड़ दी, दही की हंडी फोड़ दी, और दही की हंडी तो हम भी फोड़ते हैं। तो कृष्ण जी का कहीं ना कहीं ये संदेश मुझे लगता है कि दही खाने लायक नहीं है, दूध पीने लायक नहीं है, मक्खन खाने लायक नहीं है, इसे तोड़ दो, फोड़ दो, गिरा दो। ये मेरा अर्थ है। और मेरे हिसाब से कृष्ण जी ने यही कहा था। नहीं, ना तो इसका कोई जिक्र भगवत गीता में आता है, ना ही कोई शास्त्र में आता है। ये हमारी कहानियां जोड़ी गई है, तो कहानियों से बचिए, उसका सार्थक अर्थ कीजिए, कमजोर अर्थ मत कीजिए। अभी बात आती है महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी ने
स्पष्ट कहा है कि इसे नहीं लेना है। विघय त्याग और रस त्याग की बात की है, उसमें बहुत सब कुछ किया है। कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेना है, मच्छी नहीं लेना है, सॉरी मीट नहीं लेना है, बटर नहीं लेना है, शराब नहीं लेनी, हनी नहीं, मिल्क है, कर्ड है, घी है, सभी चीज है नहीं लेनी है। लेकिन उसमें सभी पशुजन्य खुराक के त्याग की बात की है। और विघय का मीनिंग भी उन्होंने बताया कि शरीर को तो आपका पुष्ट शायद कर भी देगा, लेकिन आपके भीतर में विकार वासना के वेग लाएगा, आवेग लाएगा और आपको दुर्गति के मार्ग पे ले जाएगा। इतना स्पष्ट कहने के बावजूद, नाम तो महावीर का है, लेकिन महावीर को ही आउट ऑफ सिलेबस हमने कर दिया है, और हम भी औरों की तरह दूध की नदियां में नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे। यही हालत है। यही सभी चीज जो है महावीर स्वामी ने कही थी छोड़ने के लिए, और यही सभी जो है एनिमल बेस उन्होंने भी छोड़ने को कहा था। लेकिन अफसोस की बात है, सत्य कहीं और गायब हो गया है, कमजोर अर्धघटन होता है। वही चीज क्राइस्ट ने भी कही है। इस्लाम में भी कहा गया कि सभी जीवों को जीने का समान अधिकार है, किसी भी जीव को कष्ट नहीं देना है। और सभी धर्म जो है उसमें भी यही कहा गया है। और ये हमारे कुछ सेलिब्रिटीज है, वो पहले नॉन वेजिटेरियन थे, फिर वेजिटेरियन हो गए, वहां भी उन्होंने दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स का त्याग किया है। और सभी का कहना है कि हमारी ताजगी स्फूर्ति बढ़ गई है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ चुका है, और हमें जो है ये खुराक छोड़ने का कोई अफसोस नहीं है। ये जानवर, मरे हुए जानवर का आप मांस खाओ या जिंदा जानवर का दूध पियो, हिंसा तो है। मरने के बाद तो हमको भी जलाया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा, और हमको भी पता नहीं है क्या है। लेकिन जिंदा जानवर को तकलीफ देना, दुख देना, पीड़ा देना अपने स्वार्थ के लिए, हिंसा किसमें ज्यादा है आप सोचिए। ये जानवर दुखी है, पीड़ित है, शोषित है। मैंने जो भी कहा वो आप आपका सत्य देखिए, अपना इन्वेस्टिगेशन कीजिए, जाइए गाय और तबेलों में जाके पूछिए कि यहाँ मादा कितनी है, नर कितने हैं, बच्चे कहाँ पे है, और जो बूढ़ी गाय है वो कहाँ पे है, या जो वृद्ध बैल है कहाँ पे, पूछिए उनको क्या हो रहा है, ये दूध कब निकलता है, कितने दिन के बाद जाता है, कैसे जाता है, क्या है, थोड़ा चेक कीजिए, अपना सत्य आप स्थापित कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए लेने लायक है या नहीं लेने लायक है। और यहाँ पे देखिए, जी हाँ, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है सबसे ज्यादा है जहां मांसाहार होता है, सबसे कम जहां होता है वो वीगन्स है। वीगन्स का मतलब है वो जो कोई भी पशुजन्य खुराक नहीं लेते हैं। तो सबसे ज्यादा पर्यावरण की रक्षा करनी है तो आपको पशुजन्य खुराक से बचना है, और प्लांट बेस्ड पे आना है, वो सबसे श्रेष्ठ है। लोग बोलते हैं ना भाई कि अभी ये अगर आप एक छोटी सी बॉडी वीडियो है, कर रहे हो तो आपको नॉन वेज खाना जरूरी है। ये आपके सामने जीती जाती मिसाल है, सॉरी, प्योर वेजिटेरियन है। कुछ समय की मर्यादाएं हैं। तो भाई ये अफवाह है कि प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता है जो वेज डाइट करते हैं। इट्स एक एब्सोल्युटली गलत इन्फॉर्मेशन है कि आपको नॉन वेज से अच्छा प्रोटीन मिलता है और वेजिटेरियन खाना से प्रोटीन नहीं मिलता है। तो मैं जानवरों से बहुत प्यार भी करता हूँ जी, और मैं सोचता हूँ कि हम लोग जानवरों के लिए फैक्ट्री फार्मिंग जिसे बोलते हैं जी, जानवरों को खिलाते हैं, फिर जानवरों को मारते हैं खाने के लिए, क्योंकि प्रोटीन वहां से मिलता है। लेकिन जानवर को प्रोटीन कहाँ से मिलता है? वही घास और पेट से, राइट। तो आप वो मिडिल मैन है, उसको हटा दीजिए और आप, तो ये भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, अगर आप किसी जानवर का कुछ भला नहीं कर सकते, उनको कुछ खिलाने पिलाने को नहीं दे सकते हैं, तो कम से कम ये सब ना करें। वो बेजुबान है और बद्दुआ बहुत असरदार होती है उनकी। बद्दुआ बहुत असर करती है। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप आपका सत्य स्थापित कीजिए और मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से बचिए, आपका सभी जगह से स्वास्थ्य सुधरेगा। ये आगे जानवर दुखी है, पीड़ित है। ये सभी ऑप्शंस आपको मिलते हैं, डेयरी फ्री ऑप्शंस आपको मिलते हैं। आपको जो है आप घर पे बना सकते हैं, प्लांट बेस्ड मिल्क बना सकते हैं, कर्ड भी बना सकते हैं, घी भी मिलता है, बटर भी बना सकते हैं, बटर मिल्क भी बना सकते हैं, केक भी बनता है। ये सभी चीजें आपको चाहिए,
उसके ऑप्शंस आपको मिलते हैं, और ये आप उसका प्रयोग कीजिए। जितना चीज आप घर पे बना सकते हो बना के टेस्ट कीजिए, आपका स्वास्थ्य भी सुधरेगा, बजट में भी कोई ऐसी कॉस्ट नहीं है, और पर्यावरण की रक्षा होगी, जीव दया का बड़ा काम होगा। तो ये आप बिल्कुल कीजिएगा। जितना समय था उसमें जितना कवर कर सका मैंने किया है। अभी जिनके भी जो भी प्रश्न है हम ले सकते हैं। सुंदर, बहुत ही डेप्थ और डाइट के बारे में बहुत सारी नई जानकारी हमें मिले। हमारे जो कुछ मिसकंसेप्ट थे वो भी क्लियर हो गए। बहुत ही सुंदर जानकारी हमारे आज के प्रदीप शाह सर, जो एक अतिथि प्रशिक्षक के रूप में बहुत ही सुंदर सेवाएं दी है। तो मैं सभी को रिक्वेस्ट करूंगा कि जोरदार ताली बजा के शुरुआत में उनका आभार व्यक्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से ये जो जानकारी आपने दी है हर व्यक्ति के जीवन में उपयुक्त है। कुछ कुछ डेफिनेटली नई बातें हमारे लिए थी, क्योंकि जो डीप स्टडी आपने उसके बारे में किया है, दूध कैसा होता है, हम तो अभी तक दूध बहुत न्यूट्रियस है, बहुत अच्छा है, लेकिन किसके लिए तैयार हुआ है, उसके क्या ड्रॉबैक है, ये सभी आपने बहुत सुंदर चीजें बताई। तो निश्चित रूप से मैं सभी साधकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और डांगे सर, जिन्हें भी डांगे सर, ऐसा है ना कि गाय का बछड़ा भी बचपन में अपनी माँ का दूध पीता है, बाद में वो भी नहीं पीती है। कोई भी बछड़ा नहीं पीता है, और सभी दुधालु प्राणी, जितने भी हजारों दुधालु प्राणी हैं, सभी ये कुदरत का नियम पालते हैं कि बचपन में अपनी माँ का दूध पीते हैं, बाद में कोई नहीं पीता है, और यस सभी यस स्वस्थ है, मस्त है, तंदुरुस्त है। और ये नियम एग्जैक्ट, हमने तोड़ा है। तो मैंने जितना समय था उतमें जितना लिमिटेड बता सकता हूँ वो बताया है। नहीं, कल का भी आपको ही सेशन है सर, बहुत बहुत हाँ, सुंदर पता है। जानकारी हमें मिल रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। अभी हाँ, अभी जिज्ञासा जिन्हें भी समाधान के लिए हैंड हैंड राइज राइज, ऑप्शन है। हम्म। हाँ, विकास जी पारख। हाँ सर, उन्हें अनम्यूट ऑप्शन देते हैं, विकास अनम्यूट जी ऑप्शन अपने भी आप है। को अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो अ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आनंदमल जी का तो सबसे बड़ा धन्यवाद कहता हूँ कि इतना शानदार प्लेटफॉर्म बनाया है, और इस लाइब्रेरी के अंदर ऐसे ऐसे यूनिक लाइब्रेरी बन चुकी है। और आज का ये जो सेशन देखा, ये रियली बहुत शानदार है। और प्रदीप सर, मैं ये चाहूंगा कि आपने जितने भी इसमें ये फोटोज दिखाए हैं, उनका पीडीएफ बना के ग्रुप में जरूर डालिएगा, नहीं, वीडियो ही ताकि मिलेगा सब ना, वीडियो ही देख लीजिए। सर पीडीएफ भी मिल जाएगा तो अच्छा है। हम लोग मतलब क्या है, दूसरों को थोड़ा सा समझा सकते नहीं हैं। नहीं, ये वीडियो फॉर्म में, क्योंकि उसके साथ में सपोर्टिंग ऑडियो भी चाहिए, वो इमोशन भी चाहिए, तब जाके मीनिंग हाँ, आता नहीं, है। ये भी सही बात है। तो हमको ये परमिशन दी जाए कि इस वीडियो को हम डाउनलोड करके बाइट्स में शेयर कर सकें। अब वो कीजिए कीजिए, इट्स ओपन टू ऑल। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये बहुत एक मतलब एकदम काफी हद तक एक अच्छा इंसाइक्लोपीडिया लेवल का वीडियो बन चुका है आज का, मतलब इट्स अमेजिंग। और इसी तरह की एक बहुत अच्छी दूसरे सब्जेक्ट पे भी आप जरूर जानकारी लाइए, स्पेशली हेल्थ के लिए, क्योंकि आजकल हेल्थ का इशू जो है बहुत मायने रखता है। ओम अरहम। सुशील कुमार जी ने हैंड राइज किया हुआ है। सुशील जी अनम्यूट कीजिए। नमस्ते सर। प्रोग्राम तो आपने मन को हिला दे ऐसा मतलब आज किया है। वैसे मैंने 2 साल से पूरा दूध वगैरह इनके डेयरी फार्म ये डेयरी आइटम छोड़ रखे है। उसका मुझे बड़ा अच्छा अनुभव होता है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता था, फिर गौशाला का क्या कॉन्सेप्ट है आपके, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? किसके बारे में? गौशालाओं के बारे में। देखिए, गौशाला जो है, पहले समझ लीजिए 84 लाख जीवों की जो है ना देखभाल कुदरत अपने आप से करती है। हाँ, अगर कोई तकलीफ में है तो हमें करना चाहिए, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। हम्म। अभी जबरदस्ती जानवर को रखना, वहीं खड़ रखना, उसको बांध के रखना, ये करना अपने स्वार्थ के लिए, दूध के लिए, ये सब चीज जो है वो गलत है। हम्म। और अभी क्या है कि इतना सारा व्यवसायीकरण हो चुका है, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडीज दे रही है, इतना सारा चंदा मिल रहा है, इसलिए बहुत सारी चल रही है। तो ये बहुत गलत है। हम्म। कमर्शियलाइजेशन हो चुका है गौशाला का, और बेनिफिट्स मिल रहे हैं इसलिए चल रही है। और जीव दया के नाम से जीव शोषण हो रहा है। आप पहले दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स छोड़िए, फिर गौशाला चलाइए, बहुत समझ में आता है। लेकिन हमारे खुराक के लिए
आप अगर दूध और डेयरी इंडस्ट्री को संभालते हो कि भैया हम लोगों को दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा अनर्थ कर रहे हैं। तो इससे हमें बचना चाहिए। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि सिर्फ गौशाला ही क्यों, सभी भैंसशाला भी चलाइए, गधीशाला भी चलाइए। सभी जीवों को जीने का अधिकार है, सभी जीवों का अधिकार है। कीड़े मकोड़ों को भी अधिकार है, सभी को पालिए। कौन ना कहता है, कीजिए। लेकिन जो तकलीफ में है उसको मदद कीजिए। जैसे ही वो होता है उनको वापस स्वतंत्र कर दीजिए। जिंदगी भर परतंत्र मत रखिए। इससे बचना है। और मैं भाई जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका प्रोग्राम आगे से आगे बढ़ाए, थोड़ा श्रृंखला लंबी करें, क्योंकि ये बहुत गहरा विषय है और दिल को झकझोर देने वाला है। इसके एक गिलास दूध के पीछे कितनी हिंसा होती है, आपने आज जो बताया ना, ये बहुत सुंदर बताया आपने। ऐसे तो मेरे एक ही टॉपिक पे 3-3 घंटे चलते हैं, लेकिन समय की मर्यादाएं होती है। जी, इसलिए जो समय में जितना बताया वो मैंने बता दिया है। बहुत बढ़िया। कविता जी भाटिया। जय जिनेंद्र सर, हैप्पी मॉर्निंग। बहुत अच्छा सब्जेक्ट था। मेरे को एक जिज्ञासा है, जैसे अमूल मिल्क से हम दही भी जमाते हैं और पनीर भी बनाते हैं, जो भी बनाते, तो क्या उसमें भी हिंसा हुई? दूध खुद ही हिंसा है, अमूल का हो या XYZ का हो, जो है हिंसा से ही आता है। और वो आपके घर में आता है कुछ दिनों के बाद, थैली से आता है। तो थैली में तो ऐसे भी दुनिया भर के कुछ डालना पड़ता है, तब जाके आपके घर में आता है। आप खुद को पता है, अगर आप दूध कुछ ही घंटों में खराब हो जाता है तो इतने दिन तक कैसे रहता है। ठीक बात है। अच्छा, एक और जिज्ञासा, जैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ, दूध ही पीती हूँ। आपने कहा दूध के बिना रह सकते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव क्या लें, जूस वगैरह? जूस लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मनुष्य के अलावा कोई भी प्राणी दूध की मांग नहीं करता। बचपन में अपनी माँ का दूध पिया वो श्रेष्ठ, बाकी सब धीमा जहर, वो तो क्लियर है। अगर आप जूस लेंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं होगा, अगर आपको फिर भी दूध चाहिए, तो बादाम का दूध बना सकते हैं, कोकोनट का दूध बना सकते हैं। ऐसे अनेक ऑप्शंस आपके पास है, आप बना के लेंगे तो वो हिंसक नहीं है। हो सकता है आपके हेल्थ में अच्छे भी हो, वो लीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। अनिल जी बेंगानी। अनिल जी। जय जिनेंद्र सर, मेरा प्रश्न था कि हमारे भारत में तो 70% लोग मांस मछली खाते हैं या मांसाहारी है, तो क्या खाते हैं? उनसे जरा फिर से बोलेंगे, पीछे बैकग्राउंड में कुछ आवाज आ रही। हाँ 70% लोग मांस मछली खाते हैं हमारे भारत में, हाँ हाँ। तो उनको तो छुड़ाना फिर मुश्किल हो जाता है। सुशील जी, सुशील कुछ कुमार आवाज जी आ ने रही है पीछे से, आवाज आ पीछे से। रही है। Yes. हाँ हाँ हाँ, तो प्रश्न क्या है? 70% मांस मछली खाते हैं। हाँ, तो वो लोग तो छोड़ नहीं सकते हैं, बोला उन्होंने। मैं पूछा, उनको बोला कई बार, मैं भी इस विषय में बोलता हूँ तो कई बार। नहीं, देखिए, मेरे सेमिनार में तो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियंस आते हैं, मुझे पता है। हाँ सुनते हैं, प्रयोग करते हैं, रिजल्ट मिलता है तो फिर छोड़ते हैं हाँ या मात्रा कम कर देते हैं। कुछ ना कुछ तो असर होता है। देखिए, सोशल प्रेशर है, ये है, हर किसी का मनोबल इतना दृढ़ होना चाहिए कि प्रवाह के विरुद्ध में भी मैं अपने सिद्धांतों पे अड़ग रहूंगा, तो बराबर है। लेकिन अगर पहले दिमाग में जाना चाहिए कि ये गलत है, सही बात। इससे मेरे स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है। पहले उसको जब तक पता नहीं चलता कि मेरा नुकसान है, तब तक वो कुछ नहीं करेगा। मेरा हम्म, नुकसान है, फिर वो पर्यावरण का नुकसान के बारे में सोचेगा। हम्म, पहले जब इस स्वास्थ्य पे असर होती है कि मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, तू छोड़ के देख। जब भी वो छोड़ेगा, उसको पता चलता है। आज मेरे पास, मेरे ऐसे बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स के फोन आते हैं 4 साल के बाद, अरे यार मेरे को भी छोड़ना है, कुछ बता क्या करना है। तो बताते हैं, करते हैं। फिर बोलते हैं मैं 20 किलो वजन कम करके फिर आपके पास आऊंगा। ऐसे ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती है। सही बात। सर ने बिल्कुल सही कहा कि अपन बादाम से और नारियल पानी से बिल्कुल वैसा ही दूध बना सकते हैं, उस दूध का दही भी बन जाता है। अब हमको बहुत अच्छी जानकारी आज प्रदीप सर ने दी। जो लोग अपने आपको अहिंसक प्रेमी कहते हैं, वो पशुजन्य खुराक से दूर रहेंगे तो ही स्वस्थ रहेंगे। इस अभियान को हमें हर अहिंसा प्रेमी तक पहुंचाना है। एक मुक्तक बोलता हूँ। ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो,
प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्यार के मोती लुटाते चलो, दीप दया प्रश्न का है तो ले लीजिए। जलाते रहो। ओम ओम ओम। समय भी हमारा संपन्न होते जा रहा है, हम समापन की ओर बढ़ेंगे। यस, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूं, मैं आनंदमय हूं, मैं शक्तिमय हूं। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रदीप सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एमपी के फिटनेस क्लासेस, कल्याण योग केंद्र और संवाद इंटरनेशनल तीनों संस्थाओं की ओर से और जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। सोम जी स्लोगन के साथ समापन कराइए प्लीज। इसीलिए आप सभी का आभार। सभी साधक साधिकाएं एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज। फिटनेस का डोज 1 घंटा रोज।